Hello, everyone. Hi, welcome to the amazing platform of Unacademy. Crack all management exams with us. So जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं और मेरे जो सेशंस पहले देख चुके हैं उनको पता होगा कि अभी जो हम मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्बल रीजनिंग का मॉड्यूल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है VARC सेक्शन का. नाउ इस वर्बल रीजनिंग के मॉड्यूल में जो अब तक हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है पैरा जम्बल्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस ऑड मैन आउट, और हमने स्ट्रैटेजीज भी कवर की है पैरा समरी के लिए. सो आई वांट टू टेल यू गाइस कि जो वीडियोस और जो कोर्स स्ट्रक्चर जैसे हमने प्लान किया है उसमें फर्स्ट आई विल टेक यू थ्रू द स्ट्रैटेजी, फर्स्ट आई विल टेक यू थ्रू द टेक्निक. मैं आपको उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बताऊंगी. वी विल डिस्कस हाउ रेलिवेंट वाज दैट क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर्स. सो वंस वी डिस्कस द स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स, हाउ टू सॉल्व इट, देन आई विल टेक यू थ्रू द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने पैराग्राफ समरी के काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लिए, अलग अलग टाइप्स के पैरा समरीज देख लिए हैं, तो ये जो हमारा सेशन है अभी का, उस सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज व्हेन इट कम्स टू पैरा समरी. Okay, so before we start off guys, I want you to remind you कि please subscribe, get the plus subscription, Unacademy plus subscription, क्योंकि बहुत important है, बहुत ही great value addition है, एक बहुत ही great resource है for all you aspirants out there who are preparing for management entrance exams. I will be taking you through the entire VARC section, and we'll be dealing with all the concepts, all different types of questions. I can promise you that nothing would be left incomplete. You know, जितने भी syllabus में topics है, जितने भी types के questions आ चुके हैं, या we expect that they will come, I will take you through that, and we will also discuss a strategy कि हम exams को कैसे, उस exam को कैसे approach करें, कितने questions को attempt करें, टाइम हमारा कैसे अलॉट करें. अगर हर एक का एक यूनिक पॉइंट होगा कि ठीक है, अगर किसी का कोई बोलता है कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा वीक है, थोड़ा आरसी वीक है, थोड़ा वर्बल रीजनिंग वीक है, थोड़ा ग्रामर वीक है, तो पहले हम इन सब एरियाज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज. सो हम वैसे पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी भी तैयार करेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वन प्लेटफॉर्म गाइस for all your training needs. You will get unlimited access to all of this if you subscribe one time. Daily live classes guys by a lot of different educators. तो VARC section को छोड़ के भी हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में चैप्टर्स हैं, आप वो सारे इसमें कवर कर सकते हैं. तो वन टाइम एक्सेस के जरिए आपको सबके कंटेंट, दैट्स सो ग्रेट एक्चुअली. अगर आप सोचो कि एक टाइम एक्सेस के बाद आपको इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के सारे के सारे टिप्स, गाइडलाइंस, टेक्निक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, मेथडोलॉजीज मिलेंगे. आपको बुक्स, हज़ारों बुक्स, बुक्स खरीदने की, कई सारी बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म. देयर गोइंग टू बी लाइव क्लासेस. इन लाइव क्लासेस में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन होगा, उसका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कोर्सेज इस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं. अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आप कहीं भी आप डाउनलोड करके वो वीडियोस को ऑफलाइन भी देख पाओगे. तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल और अपने हिसाब से अपना स्टडी प्लान भी बना पाओगे. आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे. लाइव इंटरेक्शन हो सकता है आपका एजुकेटर्स के साथ. जैसे वो सिखा रहे हैं तभी आप इंटरेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो आपको वो क्वेश्चन माइंड में लेके नहीं जाना पड़ेगा. फिर आप वो क्वेश्चन, ये डर नहीं रहेगा कि अगर मैं भूल गया मैं कब जाके पूछूंगी या पूछूंगा. सो ये सब की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू गेट डेली रिपोर्ट एनालिसिस, डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस. आप डेली टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, आपको उसके रिपोर्ट्स एनालिसिस मिलेंगे, लर्निंग मटेरियल मिलेंगे. तो ये सारे जो फीचर्स हैं, आपको सब्सक्राइब, एक टाइम सब्सक्रिप्शन पे ये सारे फीचर्स आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू ईदर सब्सक्राइब फॉर द 12 मंथ्स प्लान या 24 मंथ्स प्लान, क्योंकि जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हमें सबके लिए प्रिपेयर करना है. और विच एवर प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशन है आपका,
अगर आप कैट दे रहे हो, जैट दे रहे हो, स्नैप दे रहे हो, मैट दे रहे हो, जी मैट दे रहे हो, पीजीसीटी दे रहे हो, आपने जो भी प्लान किया है उस हिसाब से वो कैलेंडर देख के आपको प्रेपरेशन की ज़रूरत है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन, तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, या तो 12 मंथ्स के बारे में सोचिए या तो 24 मंथ्स के प्लान के बारे में सोचिए। एंड यू कैन यूज़ माई कोड गाइज रितु MBA, इट्स ईजी टू रिमेंबर, कोड यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ, so that's great. Very great value addition. Please subscribe to the platform. और आज जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पैराग्राफ समरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अभी जो हम करेंगे वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जो भी हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए, जो भी हमने रूल्स डिस्कस किए, जो भी हमने गाइडलाइंस डिस्कस किए ना गाइस, वो अभी हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ताकि आपको हर क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिले और आपको पैटर्न समझ में आ जाए। In addition to that, I've also make sure that I've incorporated, similar questions जो पिछले एग्जाम्स में आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेंथ के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, सो यू डू नॉट हैव टू गो रिसर्चिंग। आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से कंटेंट ढूंढूं। I will do that for you, but you have to be regular, you have to practice with me, and you will have to subscribe. Okay, so now आज जो हम लोग questions देखेंगे वो कुछ बहुत important questions है, different types के questions है, और उन सबको हम deal करने की कोशिश करेंगे in a very time effective, simple, strategy based, 100% accuracy. That is our goal. My goal for you is 100% accuracy, और उस basis पे हम लोग इन questions को solve करेंगे। ओके, सो राइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ गाइस विद द क्वेश्चंस। याद रखिए हमने डिस्कस किया था पैरा समरी में हमें मेन आइडिया कैप्चर करना है पैराग्राफ का, हमें ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है पैराग्राफ का, हमें टोन देखना है पैराग्राफ का कि अगर पैराग्राफ पॉजिटिव है, पैराग्राफ नेगेटिव है, हमें मेन जिस्ट निकालना है इस पैराग्राफ का। ओके, सो उस बेसिस पे तो हम इस पैराग्राफ को एक बार फर्स्ट रीडिंग देंगे। रिमेंबर जो हमने डिस्कस किया था 3 स्टेप कोर्स जो था हमारा, फर्स्ट वी विल गिव इट 1 रीडिंग जिसमें हम टॉपिक समझ जाएंगे, हमें फेमिलियर हो जाएगा, ठीक है इस बारे में बात चल रही है, हम जान जाएंगे कि पैसेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और फिर जब हम एक सेकेंड रीडिंग देंगे, एक सेकेंड क्विक रीडिंग देंगे, उसमें हम की एलिमेंट्स पर फोकस करेंगे, की एलिमेंट्स पर रजिस्टर करेंगे, and then we will go to our options and ensure 100% accuracy by going through the elimination method. तो आपको याद रखना पड़ेगा 3-step process guys. Those who have not gone through the strategy video, please go through the strategy video. Practice से पहले important है theory, strategy important है. So please remember 3-step process. Reading 1 to familiarize ताकि आप familiar हो जाए topic के. Reading 2 में आपको पता चल जाएगा key elements क्या क्या है, और reading और जब हम options पे आएंगे तब third step है elimination method. ओके, राइट आंसर मिल जाएगा अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे, ये राइट नहीं है, ये राइट नहीं है, इसमें ये पॉइंट गलत है, इसमें ये इनकम्प्लीट है, कंपेयर कर करके। सो रिमेंबर पैरा समरी गाइस, वी डिस्कस राइट कि ये गेम ऑफ कंपैरिजन है, और वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये एलिमिनेशन मेथड से ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, so without further ado, let's come to this question guys. आप read कीजिए एक बार, then we will read it together, we will find out the key elements and we will go to the answer options together and eliminate the answer options together. Okay, please go through this. Active reading guys, भूलिए मत। ओके, आई एम श्योर जो आप लोग मेरे साथ बिगिनिंग से इस कोर्स को देख रहे हैं या जिन्होंने सारे वीडियोस देखे हैं, आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ होती है, क्या होता है एक्टिव रीडिंग, कैसे हम की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, क्या वर्ड्स पे हमें फोकस करना चाहिए। ये सब कनेक्टेड है गाइस एक्चुअली, अगर आप देखो तो जंबल्स, ऑड मैन आउट, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, सब ना सब कनेक्टेड है, और सबसे हम सीख सकते हैं, एंड वी कैन क्रैक दिस वीआर सेक्शन वेरी वेल। ये एक रियल डिफरेंशिएटर फैक्टर है। की वर्ड्स पे फोकस कीजिए, टोन पे फोकस कीजिए ऑथर के। ओके, आई होप यू आर रीडिंग गाइस।
reading and registering, which is very important. पैसेज रीडेबल है, ज़्यादा डेंस वोकेबलरी नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, जार्गन बेस्ड ज़्यादा नहीं है, साइंटिफिक है, आई एग्री, पर डिफ़िकल्ट वाला इतना बहुत डेंस नहीं लग रहा है पैसेज. ओके अब चलिए इसे साथ में रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. दो दे डू नॉट. ओके रिमेंबर, दो एक कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को लिंक करता है. दो दे डू नॉट इन्वॉल्व बर्निंग डर्टी फॉसिल फ्यूल्स. डर्टी एडजेक्टिव देखिए जो ऑथर ने यूज किया है. डर्टी फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जो हमारे फ्यूल्स होते हैं जो जनरली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है. सो डर्टी फॉसिल फ्यूल्स. हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स आर नॉट एमिशन फ्री. एमिशन फ्री नहीं है, इसीलिए ऑथर ने बोला है कि वो डर्टी फॉसिल फ्यूल्स है. दे कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन या एमिशन. Often large dams flood vast vegetated areas. Dams cause flooding. As a result, the vegetation rots. Eventually, this leads to the release of methane, a greenhouse gas 34 times as potent, as powerful as carbon dioxide. मतलब एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, ये बहुत ज़्यादा polluting गैस है. In some cases, large dams can result in more lifetime greenhouse gas emissions than equivalent conventional sources. Conventional sources जो होते हैं वो traditional sources होते हैं जो normally हम यूज करते हैं, जैसे कोल वगैरह, ये सब conventional sources है. And this does not even include the emissions resulting from the construction of the dam. साथ ही साथ construction dam को construct करते हुए भी जितना सीमेंट लगता है, इक्विपमेंट हैवी प्रोजेक्ट्स लगते हैं, सेवरल इयर्स लेता है बिल्ड करने के लिए, उससे भी काफ़ी एमिशंस होता है. सो दिस इज डेफिनेटली इन द लाइन्स ऑफ अ प्रॉब्लम गाइज. ना अब हमको टॉपिक से फेमिलियर होना है. दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट थिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें. उनका मानना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा एमिशंस कॉज करते हैं, इसलिए वो इन्हें डर्टी फॉसिल फ्यूल्स बुला रहे हैं. क्यों? क्योंकि दे रिलीज लॉट ऑफ मीथेन गैस विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, और साथ ही साथ कई बार लाइफ टाइम ग्रीन हाउस एमिशंस भी होते हैं. और इसके साथ कंस्ट्रक्शन में इन डैम्स के भी काफ़ी टाइम और काफ़ी एमिशंस इन्वॉल्व होता है. सो दिस पैराग्राफ इज डायरेक्टली लिंक्ड जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है विद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एमिशंस. बहुत ज़्यादा एमिशन होता है इससे. ओके अब हम जाते हैं ऑप्शंस पे, क्योंकि हमने क्वेश्चन समझ लिया है. सी ऑलवेज जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसके बाद गाइस एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे ना कि हमने समझा क्या है क्वेश्चन से, तब तक आप ऑप्शंस पे मत जाना. अगर आप रिफ्लेक्ट कर लोगे ना तो आपको ऑप्शंस ईजी हो जाएंगे बहुत एलिमिनेट करने के लिए. ओके लेट्स कम टू दी ऑप्शंस नाउ. साथ में पढ़ते हैं एक एक ऑप्शंस गाइस. फर्स्ट वन, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स contribute more to climate change than fossil fuel plants of equivalent generating capacity. Large hydropower projects contribute to climate change, okay, than fossil fuels. So they are talking about climate change. Hold पे रखते हैं. B देखते हैं. As large dams result in significant, काफी ज़्यादा greenhouse gas emissions, hydropower cannot be regarded as a clean source. ये clean source नहीं है, क्योंकि remember passage में दिया था कि dirty fossil fuel है. Why is it dirty fossil fuel? Because it's causing a lot of greenhouse gas emissions. ठीक है, इसे भी हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक ही लग रहा है. C, hydropower projects cause flooding, okay, leading to significant greenhouse gas emissions from rotting organic material. पैसेज में दिया गया था ना, फ्लड होता है जिसके कारण वेजिटेशन रॉट होता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस रिलीज होते हैं. ठीक है. डी, इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस कॉस्ट, हाइड्रो पावर इज कंपेरेबल टू मोर कन्वेंशनल. कंपेरेबल मतलब ये सिमिलर है
बाकी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। ये सिमिलर है बाकी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग द आंसर ऑप्शंस। ठीक है, जो आंसर ऑप्शन सी, हमने बोला था ये क्वेश्चन है एसेंस ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया के बारे में। जो मेन आइडिया है वो रॉटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वेजिटेशन, वो मेन आइडिया नहीं है था, वो डिटेल था, वो एक्सप्लेनेशन था। अगर आप देखोगे पैराग्राफ को केयरफुली, जो ये वेजिटेशन का पॉइंट दिया गया है ना गाइज यहाँ पे, often large dams flood vast vegetated areas, vegetation rots underwater, this results to release of methane। ये जो पूरा है इसमें ये पॉइंट तो एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिलीज ऑफ मीथेन या रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो हमें एसेंस में मेन आइडिया लेना है, सबॉर्डिनेट आइडिया नहीं लेना है। तो ये ऑप्शन आउट हो जाएगा क्योंकि दिस ऑप्शन फोकसेस ऑन, ये ऑप्शन जो है वो फोकस करता है सबॉर्डिनेट सब पॉइंट पे, ये नहीं फोकस करता है मेन पॉइंट पे। तो इसलिए ऑप्शन सी हम निकाल देंगे क्योंकि ये मेन आइडिया नहीं है। ओके, नाउ अब मुझे डी से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है गाइस। सी तो हमने निकाल ही दिया है, डी भी देखिए। हाइड्रो पावर इज कंपेरेबल, मतलब सिमिलर है नॉर्मल अदर एनर्जी सोर्सेज से। पर अगर आप पैसेज को केयरफुली पढ़ोगे, इट सेज लार्ज डैम्स कैन रिजल्ट इन इवन मोर लाइफ टाइम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इवन मोर, उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन डाल सकता है ये कन्वेंशनल सोर्सेज से। सो ये कंपेरेबल नहीं है, सिमिलर नहीं, ग्रीन हाउस एमिशन है, ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई एक्चुअली पॉइंट नंबर डी ये डिस्टॉर्शन हो जाता है। अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, डिस्टॉर्शन मतलब आप मीनिंग ही चेंज कर दिए हो, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो पैसेज को। तो हमने सी को निकाल दिया है और हमने डी को निकाल दिया है। एंड एज यूजुअल हम लोग स्टक हो गए हैं दो ऑप्शंस में, अब उनमें से चूज करेंगे। सो रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि हमें ऑप्शंस के डिफरेंसेस को पकड़ने हैं। ओके, नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये भी बोल रहा है लार्ज डैम्स, हाइड्रो पावर। ओके, ये ऑप्शन बताता है क्लाइमेट चेंज। पर अगर आप ध्यान से पैसेज को हमने पढ़ा था, हमने क्लाइमेट चेंज तो कहीं नहीं बोला था। हम जानते हैं हमारे जनरल नॉलेज से कि ठीक है ग्रीन हाउस गैसेस कॉज क्लाइमेट चेंज वगैरह, पर इन द पैसेज क्लियरली तो मेंशन नहीं था ना क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो देन हाउ कैन आवर आंसर ऑप्शन बी ए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज के बारे में तो पैसेज ने कुछ मेंशन नहीं किया है डायरेक्टली। तो हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए नहीं हो सकता है क्योंकि इट्स एडिशनल पॉइंट, एडिशनल डेटा है। तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए हो जाएगा बी। देखिए कितना सिंपल है, वी जस्ट फोकस्ड ऑन कीवर्ड्स, क्लाइमेट चेंज नहीं दिया है, ए गोज आउट। सी मेन आइडिया के बारे में नहीं है, सब पॉइंट है, सी गोज आउट। डी जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है पैसेज को, चेंज कर देता है पैसेज का मीनिंग, क्योंकि बोलता है कि कंपेरेबल है, तो पैसेज में क्लियरली दिया है कि नहीं ज्यादा है। तो इस बेसिस पे एलिमिनेट करके हमें हमारा आंसर ऑप्शन मिल जाता है बी, क्योंकि पैसेज में क्लियरली बोलते हैं कि एक डर्टी सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये ग्रीन हाउस एमिशंस कॉज करता है। ओके, फिर से याद रखिए हर ऑप्शन, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर ऑप्शन में सब कुछ दिया गया हो, कंप्लीट हो, हमें सिर्फ मेन आइडिया को पकड़ना है। सो कंपेरेबली बी हमको अच्छे मेन पॉइंट्स दे रहा है। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया हो। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, याद रखिए कि हमें एक्टिव रीडिंग करना है, अच्छे से पैसेज को पकड़ना है, उसके मीनिंग को अच्छे से समझना है, हमें कीवर्ड्स पे हमको फोकस करना है। ओके, जल्दी से जल्दी आपको ऑप्शंस पे नहीं जाना है, आपको पहले पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, फिर ऑप्शंस पे जाना है। इसमें हम रिवर्स रीडिंग नहीं कर सकते, इसमें हम ऑप्शंस देके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से पढ़िए गाइस, समझने की कोशिश कीजिए, कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैनेजमेंट के ऊपर ये पैसेज है तो डिफरेंट टॉपिक एरिया है।
ओके, आइए साथ में पढ़ते हैं। ओकेजनली इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब sometimes in an organization what the management values, जो management जिस चीज़ को importance देती है, may not seem important to employees उस चीज़ को value नहीं करते हैं। The different understandings जो management और employees के बीच में जो different understanding है on the significance and reasons for diversity policies, diverse मतलब different, आप चाहते हो कि आपके वर्कफोर्स में डाइवर्स लोग काम करें, जैसे फ्रेशर्स भी हो, एक्सपीरियंस्ड भी हो, मेन भी हो, विमेन भी हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया से लोग काम करें, डिफरेंटली एनेबल्ड पीपल, स्पेशली एनेबल्ड पीपल भी हो, सो आप सबको इंक्लूड करके साथ में चलना चाहते हो। सो डाइवर्सिटी पॉलिसीज इज द गैप बिटवीन गुड इंटेंशंस एंड इफेक्टिव आउटकम्स। Today, many companies are striving, working hard to build a diverse and inclusive, याद है ना, सबको इंक्लूड करके डाइवर्स वर्कफोर्स बनाना चाहते हैं। पर जो अनकॉन्शियस बायस, अनकॉन्शियस का मतलब है अवेयर, अनकॉन्शियस का मतलब होता है अनअवेयर, आप जानते नहीं हो कि आप वैसे कर रहे हो। बायस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एक जन को फेवर करना, दूसरे जन के प्रति डिसफेवर दिखाना, पार्शियलिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, जेंडर के बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज करना कि ठीक है ये जॉब मेन ही कर सकते हैं, ये जॉब विमेन ही कर सकते हैं, आर ऑफन हर्डल्स और ब्लॉक्स टू अ स्ट्रांगली इंक्लूसिव वर्कफोर्स। तो टिल नाउ ऑथर ने एक प्रॉब्लम के बारे में बताया है। Awareness workshops that are designed to create a mindset or behavioral change is an approach that is gaining popularity. So इस प्रॉब्लम को मिटाने के कि जो मैनेजमेंट को चाहिए, डाइवर्स वर्कफोर्स चाहिए, इंक्लूसिव वर्कफोर्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, एक बायस है, स्टीरियोटाइप है, तो उसको हटाने के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। ओके, अब हम आते हैं ऑप्शंस पे और हम ट्राई करते हैं हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। अवेयरनेस वर्कशॉप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। ओके, अवेयरनेस वर्कशॉप्स है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, हाँ, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बारे में बोला गया था कि वो दोनों कभी कभी उनके वैल्यूज मैच नहीं करते हैं, जिसके कारण गुड इंटेंशंस, करेक्ट, ये वर्ड्स भी थे पैसेज में। ओके, कुछ गलत नहीं लगा अभी, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। बी, the essence of diversity is that all people hold different values। all people मतलब क्या? all people मतलब कौन? leading to conflict of interest in organization, conflict of interest था, conflict of values था between the management and the employees। so ये बोलता है all people hold different values। ये लाइन तो पैसेज में नहीं था, अगर आप याद करोगे the passage never told us about all people। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज था। तो ऑप्शन बी मुझे गलत लगता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है, इररेलेवेंट लगता है। सी, कंडक्टिंग अवेयरनेस वर्कशॉप्स अपीयर्स टू बी अ फीजिबल सोल्यूशन। फीजिबल का मतलब है हाँ, प्रैक्टिकल है, वर्केबल है, अच्छा सोल्यूशन है इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर अ गैप एग्जिस्ट बिटवीन गुड इंटेंशन एंड इफेक्टिव आउटकम। ठीक है, पर इसमें अगर क्या कोई वर्ड मिसिंग है? हाँ, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। हमने डिसाइड किया था ना ये पैसेज मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर है, तो वो तो है ही नहीं, मेन पॉइंट है ही नहीं, तो सी चला जाता है। डी, while many companies are trying to build a diverse and inclusive workforce, हाँ, unintentional bias and gender stereotypes are often found to impede or block this process। करेक्ट, अनइंटेंशनल बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप्स था, डाइवर्स इंक्लूसिव वर्कफोर्स था, कंपनीज था। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने बोला था हमारे पिछले क्लास में भी कि हमें मेन आइडिया पकड़ना है। अनइंटेंशनल बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप मेन आइडिया नहीं है, वो एग्जाम्पल्स है, तो वो हमें इधर जाना ज़रूरी नहीं है। और इस ऑप्शन में भी सी की तरह ही मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, अवेयरनेस वर्कशॉप के बारे में नहीं बोला गया है। सो सी, बी, सी, डी सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है। पर हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पैसेज है वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में है। सो जो ऑप्शन हमें जो सोल्यूशन को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, प्रॉब्लम भी बता रहा है कि ठीक है, अवेयरनेस वर्कशॉप सोल्यूशन है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज है तो हमारा बेटर ऑप्शन होगा ए।
भले इसमें डाइवर्स नहीं दिया गया है, एग्री कि एक चीज़ मिसिंग है, पर यू नो अगर आप कंपेयर करोगे, मैंने आपको बार बार बोल रहा है, पैरा समरी में परफेक्ट ऑप्शन जो सब कुछ देगा वो ज़रूरी नहीं है। कंपेरेटिवली जो ऑप्शन ज़्यादा देता है, जो ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, भले थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट हो पर इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन बी में ये गलत था, ऑल पीपल। ऑप्शन सी में जो प्रॉब्लम था ना, ये अवेयरनेस वर्कशॉप तो है पर मैनेजमेंट नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ है वो नहीं है। डी में भी जो है सब आइडिया दिया गया है, पर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं दिया गया है, अवेयरनेस वर्कशॉप्स के बारे में नहीं दिया है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें मिसिंग है, तो कंपेरेटिवली ए में कम चीज़ मिसिंग है, तो ए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाता है। ओके गाइस, प्लीज़ फॉलो कीजिए इन सबको। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ उस प्रोसेस को नोट कीजिए। ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रही हूँ मैं आपको। ज़्यादातर जब आप देखते हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए आपकी थिंकिंग का, वो नहीं पता चलता है। तो वो प्रोसेस मैं आपको दे रही हूँ। आपको दे रही हूँ कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप किस स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करोगे, आपका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, ये आप पकड़िए। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस आपके साथ पढ़ रही हूँ, आपके साथ जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो मैं बोल रही हूँ, और फिर मुझे सही आंसर आ रहा है। तो इससे आप सीखोगे कि आपका थॉट प्रोसेस भी कैसे चेंज होना चाहिए, कीवर्ड्स पकड़कर कैसे आपको राइट आंसर मिल सकता है। ओके, चलिए, आई होप आप समझ रहे हो इसे। आइए अब एक फिनेंशियल पैसेज देखते हैं और उसका समरी या एसेंस ऑफ टेक्स्ट, ऑथर्स पोजीशन, मेन आइडिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। याद रखिए इसमें स्टैटिस्टिक्स है। हमने डिसाइड किया था कि स्टैटिस्टिक्स तो हमारे समरी में आता नहीं है। हाँ, उन स्टैटिस्टिक्स को समझकर उसका मीनिंग ज़रूर हम अपने समरी में यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोट भी है तो कोट डायरेक्टली तो हम लिफ्ट नहीं कर सकते, पर हाँ उस कोट का मीनिंग ज़रूर हम लिफ्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये सेशन, स्ट्रैटेजी सेशन मिस किया, प्लीज़ जाइए वो वीडियो वापस देखिए। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्ट्रैटेजी सेशन का, पैरा समरी पर। ओके, आप पढ़िए, एक्टिव रीडिंग कीजिए, समझिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर हम साथ में ऑप्शंस पे आएंगे। डेटा को समझते जाइए, सिर्फ डेटा का मतलब निकालिए। वो मतलब अगर आपको मिल जाए तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। डेटा को एनालाइज कीजिए, इन्फर कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। हमें लॉजिक और रीजनिंग पावर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़िए गाइस। अगर आप एक दो आर्टिकल भी पढ़ लोगे, नॉवेल्स, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर पेशेंस नहीं है उतना, अगर आप पसंद नहीं करते हो नॉवेल्स रीड करना तो ठीक है, पर न्यूज़पेपर आर्टिकल तो आपको रीड करना ही पड़ेगा। अगर आपको 100% चाहिए, 99% चाहिए अपने कॉलेज ऑफ चॉइस में घुसना है, तो आपको VARC सेक्शन के लिए एटलीस्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अलग अलग टॉपिक्स पे, कभी इकोनॉमिक पढ़ लिया आर्टिकल, कभी थोड़ा जोग्राफिक पढ़ लिया, कभी हिस्टोरिकल आर्टिकल पढ़ लिया, ये आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसे साथ में पढ़ते हैं। इन जुलाई, okay, the finance minister announced a reduction, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस को लोअर कर दिया। अ डे अगो, उससे एक दिन पहले, निफ्टी हैड क्लोज्ड एट 31,097 पॉइंट्स and its 1 year return stood at -4.71%. दी अनाउंसमेंट, एक दिन पहले निफ्टी इस अंक पर क्लोज हुआ था, और फिर उसके बाद जो हुआ, दी अनाउंसमेंट गैल्वेनाइज्ड मतलब एकदम एक्शन में ला दिया, एकदम सब कुछ बदल गया, सब कुछ ठीक होने लग गया, एक बूस्ट मिल गया इक्विटी मार्केट को, शेयर मार्केट को। 2 days लेटर, ये जब उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया उसके 2 दिन बाद जो क्लोजिंग था मार्केट का वो 36,000 था। हमें बस याद रखना है कि कुछ गेन हुआ है। तो ये जो मूव था फिनेंस मिनिस्टर के बाद, उसके बाद कुछ बढ़ोतरी आई है हमारे शेयर मार्केट में।
फ्रॉम अ नेगेटिव परसेंट इट्स 1 year रिटर्न सून रोज टू अ पॉजिटिव. सो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो गेन आया है. इमेजिन द लॉस टू योर पोर्टफोलियो. आपका जो शेयर का पोर्टफोलियो होता है, किस किस शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, उसका लॉस सोचिए अगर इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन इक्विटीज ऑन दोज क्रूशियल डेज. अगर उन 2 दिनों में अगर आपने उन शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किए होते उन 2 इम्पॉर्टेंट डेज पे, तो सोचिए आप कितना बड़ा घाटा आपको होता. क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आप इस गेन का फायदा नहीं उठा सकते थे और आपको कितना बड़ा घाटा होता. इट इज ओइंग टू बिकॉज द मार्केट्स प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी. यू नो मार्केट का झुकाव जो है फॉर सच रैपिड अपवर्ड मूव्स, रैपिड फास्ट, यू नो मार्केट बहुत जल्दी से ऊपर पहुंच जाता है. दैट ओल्ड टाइमर्स, जो पुराने लोग हैं, वो बोलते रहते हैं, एक ही मंत्रा बोलते रहते हैं, टाइम इन मार्केट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. समझिए, अगर जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इसे समझ गए होंगे. आप भी समझिए, मार्केट में टाइम, ज़्यादा दिन तक इन्वेस्टेड रहना, शेयर्स को होल्ड करके रहना, वो और इम्पॉर्टेंट है दैन टाइमिंग द मार्केट. दैन अगर आप सोचते बैठोगे कि आज बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, कब इन्वेस्ट करूँ, कब इन्वेस्ट करूँ, वो टाइमिंग छोड़कर आप जो शेयर्स आपने खरीदा है उसको ज़्यादा देर तक रखिए, वो बेटर होगा. क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि आपके जो शेयर्स हैं वो कब लॉस से प्रॉफिट में आ जाएंगे, कब लॉस से अप में चले जाएंगे. सो थोड़ा देर इन टाइम चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट पे. ओके, सो पैसेज बताता है कि सडनली एक रैपिड अपवर्ड मूव हुआ शेयर मार्केट में 2 दिनों में. और उन 2 दिनों में जिन लोगों ने शेयर्स को पकड़ के नहीं रखा था, जिन्होंने लॉस लॉस पहले समझ के शेयर्स बेच दिए थे, उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया. वो लोग अब सिर पीट रहे कि हमने शेयर्स क्यों बेचे, हमें इस गेन का एडवांटेज क्यों नहीं मिला. तो इसलिए ऑथर बोलता है कि टाइम इन मार्केट, ओल्ड टाइमर्स बोलते हैं कि मंत्रा है कि ज़्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहिए, ना कि ये सोच के कि आज इन्वेस्ट करूँ, कल इन्वेस्ट करूँ, आज निकालूँ, कल निकालूँ, वो छोड़ दीजिए. ओके, सो ये हमारा ऑथर का पर्सपेक्टिव है. ऑप्शन देखिए कितने छोटे हैं. नो, अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे ऑप्शन देख के क्वेश्चन सेलेक्ट करके पढ़ने का भी मन करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑप्शन, इक्विटी मार्केट्स आर अनप्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल मतलब कुछ बता नहीं सकते. जैसे मौसम बोलते हैं ना, कभी कभी वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल, कभी बारिश हो जाता है, कभी धूप निकल आती है, वैसे ही इक्विटी मार्केट्स आर अनप्रिडिक्टेबल, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है. ओके, एंड इन्वेस्टर हैज टू क्लोजली मॉनिटर, ध्यान से मॉनिटर करना पड़ता है, परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विटी मार्केट टू गेन हाई रिटर्न्स. ओके, अगर हमको रिटर्न चाहिए तो हमें क्लोजली परफॉर्मेंस देखते रहना पड़ता है. देर आर ऑलवेज शॉर्ट बर्स्ट और सडन स्पाइक्स इन द इक्विटी मार्केट. हमेशा सडन स्पाइक हो जाता है, शॉर्ट बर्स्ट हो जाता है, इमीडिएटली सब कुछ चेंज हो जाता है. ऑलवेज, देर आर ऑलवेज. डी पेशेंस इज वेरी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट वाइल गेमिंग इन इक्विटी मार्केट्स. अगर आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी मार्केट में तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इसमें हमको समझना पड़ेगा कि पैसेज में क्लियरली लास्ट में दिया है कि टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट. टाइम इन मार्केट मतलब टाइम दीजिए. टाइम दीजिए का मतलब क्या है, पेशेंट रहिए. तो डायरेक्टली हमको हमारा आंसर मिल जाता है डी. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी बाकी क्यों नहीं. जनरली हम सोच रहे थे कि हम राइट आंसर आगे छोड़ दो, अब और एक्सप्लेन मत करो. नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि बाकी क्यों नहीं, क्योंकि आप में से कुछ नहीं शायद कोई दूसरे ऑप्शंस भी सिलेक्ट किए होंगे. तो फर्स्ट वाला, इक्विटी मार्केट्स आर अनप्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है कभी भी चेंज हो सकता है. हाँ, कभी भी चेंज हो सकता है, पर उससे सीख हमें क्या मिलती है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए. तो ये सिर्फ हमको प्रॉब्लम बताता है पर उससे सीख नहीं बताता. पर पैसेज का जो मेन फोकस है वो इस सिचुएशन से हमको सीख क्या मिलती है कि हमें टाइम देना पड़ता है मार्केट में. तो हमें मेन आइडिया पकड़ना है, सब आइडिया नहीं. एंड इन्वेस्टर हैज टू क्लोजली मॉनिटर द परफॉर्मेंस. कहीं पे भी परफॉर्मेंस मॉनिटर चेक करने का नहीं बोला है, बस टाइम के बारे में बोला है. तो ये ऑप्शन हमें टाइम के बारे में नहीं बताता कुछ. सी, देर आर ऑलवेज, क्या आप कैसे बोल सकते हो ऑलवेज, अगर बोल भी दिया ठीक है. ऑलवेज शॉर्ट बर्स्ट और सडन स्पाइक्स, कभी भी सडनली चेंज हो सकता है, ठीक है. पर फिर वही बात है, वही एक ए ऑप्शन जैसी सीख क्या मिलती है हमें कि हमें वो मंत्रा जो दिया गया ना क्वेश्चन में, वो मंत्रा इंपॉर्टेंट है. तो जो ऑप्शन उस मंत्रा को जस्टिफाई करता है वो है ऑप्शन डी, कि टाइम इज इम्पॉर्टेंट. टाइम दीजिए. अगर आप उन 2 दिनों में वो शेयर्स बेच दिए होते, अगर आप नहीं रखे होते,
तो फिर आपको कितना बड़ा घाटा हो जाता है। तो पेशेंस ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई आवर आंसर ऑप्शन इज़ डी। अगर आप एक बार बेसिक समझोगे कि ऑथर एक्चुअली कहना क्या चाहता है, वो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है या सोल्यूशन पे फोकस कर रहा है। जो अगर आप देखोगे ए बी सी डी, ए भी शायद पैसेज में दिया है, सी भी शायद पैसेज में दिया है, बी भी शायद पैसेज में दिया है, पर हमको ये डिसाइड करना है कि मेन आइडिया क्या है, मेन मैसेज क्या है। वो मैसेज को पोजिशन बोला जाता है। ऑथर क्या सिखाना चाहता है, ऑथर क्या दिखाना चाहता है, जताना चाहता है, वो ओके। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये थोड़ा मीडिया के ऊपर है, थोड़ा सा डेमोक्रेसी के ऊपर ये पैसेज है। ये जो पैसेज का सोर्स है ना गाइस, वो है द गार्डियन। जो ये सब उससे लिया गया था, ये पैसेज एग्जाम क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से वो लोग काफ़ी आरसी पैसेजेस लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस लेते हैं, काफ़ी सारे जो पैरा जंबल्स है वगैरह वो सब वहीं से आते हैं। इसीलिए हम जब न्यूज़पेपर्स पढ़ने को बोलते हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि हाँ ठीक है वो सेम पैसेज जो आपने 6 महीने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था वो आएगा। नहीं, आप उस लैंग्वेज से फेमिलियर होना है, उस टाइप के पैटर्न से फेमिलियर होना है, ताकि आप समझ पाए कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से आपका स्पीड बढ़ेगा और कुछ नहीं। स्पीड बढ़ेगा और लैंग्वेज इंप्रूव होगा। ये पैसेज एक पर्सनल स्टोरी से स्टार्ट होता है और फिर ऑथर उसका इम्पोर्टेंस बता रहा है। ओके, एक्टिव रीडिंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बैठकर 3 से 5 सेकंड तक रिफ्लेक्ट कीजिए। 10 सेकंड्स भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं, उतना ही हमारे ऑप्शन में टाइम कम लगेगा सिलेक्शन में। जब तक आप आपने सुना होगा कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड हाफ ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो आपका उधर ही आंसर हो गया। ओके, आइए इससे भी एक बार पढ़ते हैं। Soon after this column is published, I hope to be in a police cell. ओके, आई होप टू बी इन पुलिस, मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस सेल में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अरेस्ट हो जाऊँ। देखिए ये आपको बताता है जनरली। मैं आपको एक बात बताऊंगी पैसेज पढ़कर। ये पैसेजेस ना और पेपर सेटर्स के फेवरेट होते हैं, जो एक बहुत ही कैची ओपनिंग से बिगिन होता है, आई ग्रैबिंग ओपनिंग से बिगिन होता है। आई होप टू बी इन अ पुलिस सेल, ऐसा लाइन यूज करके न्यूज़पेपर में वो ऑथर ने क्या करने का कोशिश किया, उसने इंट्रीग किया है, उसने आपका एक्साइटमेंट जगाया कि अब मैं पढ़ूँ आगे, कि क्यों ये पहला शख्स है शायद जो पुलिस सेल में जाने के लिए होप कर रहा है। आई डोंट येट नो वॉट द चार्ज विल बी, where I will be arrested or when. But I know that if I go home this evening without feeling the hand of law on my sleeve, without feeling the hand of law on my sleeve, एक indirect way बस ये बोलने का कि अगर मुझे पुलिस नहीं पकड़ती है, आई विल हैव फेल्ड। अगर मैं जेल में नहीं बैठा हूँ, अगर पुलिस मुझे नहीं पकड़ रही है, तो मैं फेल हो जाऊंगा अपने मिशन में। अब ऐसा उसका क्या मिशन है, एंड वाई इज अरेस्ट सो इम्पोर्टेंट? This may sound like correct, this may sound like a strange ambition, but I believe it's a reasonable one. Author को लगता है कि बहुत ही reasonable और अच्छा option है। If I succeed in what? Succeed in going to the police cell. I will be one of many. मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई बार ऐसे कई लोग हैं जो पुलिस सेल में जाना चाहते थे। क्यों? इन द करंट वेव ऑफ एक्सटिंक्शन रेबिलियन प्रोटेस्ट, कोई तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, more than 1,000 people have so far allowed themselves, they have not been forced to be arrested, उनको जबरदस्ती नहीं, वो लोग खुद ही अलाव कर रहे हैं खुद को अरेस्ट होने के लिए। क्यों? इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल टैक्टिक, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टैक्टिक है, बहुत ही लोग समझे यार ये क्या हो रहा है, बहुत ही ऐसा स्ट्रैटेजी या टैक्टिक है। बट इट हैज़ ऑफन प्रूव्ड इफेक्टिव, काफ़ी बार ये काम आ गया है कि जब आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हो, आप अपने आप को अरेस्ट करवाओ।
जैसे द इंडियन सॉल्ट मार्चर, जो हमारा दांडी मार्च हुआ था, सिविल राइट्स मूवमेंट, पोलिश एंड ईस्ट जर्मन डेमोक्रेसी, टू नेम जस्ट अ फ्यू, ऑल यूज्ड इट एज अ क्रूशियल स्ट्रैटेजी। वो लोग इस स्ट्रैटेजी को बहुत इंपॉर्टेंट समझे। कौन सा स्ट्रैटेजी को? अरेस्ट होने का। शायद उनको लगता है कि अरेस्ट हो जाने पर आप एक टाइप का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर पाओगे, और फिर आपका जो मिशन है, जो आपका प्रोटेस्ट है, उसको लोग सुनेंगे, उस पर लोग ध्यान देंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो और वो इस स्ट्रैटेजी को पकड़े। और वो ऑथर क्लियरली बोलता है कि अगर मैं आज अरेस्ट नहीं होगा ना, तो मैं अपने मिशन में फेल हो जाऊंगा। तो ये प्रोटेस्ट वो चाहता है कि लोगों का ध्यान जाए इसमें, पुलिस उन्हें अरेस्ट करे, लोग इस इश्यू पर फोकस करें, और फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके। ओके, अगेन नाउ ऑप्शंस देखते हैं। पब्लिशिंग एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल्स इज नॉट सजेस्टेबल। एंटी गवर्नमेंट, पहले वो तो ये जरूरी नहीं है कि एंटी गवर्नमेंट है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर एंटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, और फिर बोलता है इज नॉट सजेस्टेबल, बट ऑथर दे रहा है, ही इज सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट, इज टेलिंग दैट वी शुड बी अरेस्टेड, ही इज एक्चुअली सजेस्टिंग दैट। सो ए गलत है। Mass arrests are a potent or powerful form of democratic protest। अगर हमको प्रोटेस्ट करना है तो अरेस्ट एक बहुत ही क्रूशियल या पावरफुल फॉर्म है। जिसे ऑथर ने दिया था पोलिश, जर्मन, सॉल्ट, इंडियन सॉल्ट मार्चर्स। डेमोक्रेटिक कंसर्न्स आर बेस्ट सर्व्ड बाय पॉपुलराइजेशन। अगर हम अपना जो इशू है उसको पॉपुलर बना देंगे तो हमारा इशू ध्यान में आ जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। The Indian salt marchers, civil rights movement, Polish and East German democracy movements all were successful due to the strategy of mass arrest। करेक्ट है, दिया गया पैसेज में, पर ये सब आइडिया है, ये मेन पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ ऑथर ने एक एग्जाम्पल की तरह दिया था। सो आई विल डायरेक्टली एलिमिनेट द फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारा फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। ओके, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया। अब बी और सी, 2 और 3 पे ध्यान दीजिए। मास अरेस्ट आर क्रूशियल दिया था, पावरफुल दिया, पोटेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट दिया था। डेमोक्रेटिक क्यों हम जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि ऑथर इज प्रोटेस्टिंग, मतलब ही हैज अ वॉइस, इवन पीपल आर एबल टू पुट फॉरवर्ड देयर वॉइस। डेमोक्रेट, दोनों में डेमोक्रेटिक कंसर्न्स है, आर बेस्ट सर्व बाय पॉपुलराइजेशन। ना अब हम इसको कैसे, अगर आप देखोगे पैसेज को, पॉपुलर, हाँ वो अपना इश्यू पॉपुलर बनाना चाहते हैं, पर किस तरह से उसे पॉपुलर बनाना चाहते हैं? अरेस्ट होकर। वरना पॉपुलर बनाने के अलग भी तरीके ना, आप मीडिया पे आओ, आप टीवी पर आओ, आप आर्टिकल्स लिखो, पॉपुलराइजेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। पर ऑथर हर टाइप का पॉपुलराइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, वो बोल रहे अरेस्ट करके हम खुद को पॉपुलर बनाना चाहते हैं इस मिशन को। सो अरेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो फिर हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 2, जस्ट बाय कंपैरिजन। ओके, की वर्ड पे हमने फोकस किया, अरेस्ट तो होना ही चाहिए ना। तो अरेस्ट ऑप्शन कहाँ है? बी में था, डी में था, पर डी एक एग्जाम्पल था, सब पॉइंट था, तो दैट इज वाई हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2। आई होप आपको समझ में आया है कि हमारा ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलराइजेशन हर टाइप का, कैसे आप किसी भी ढंग से पॉपुलर कर सकते हो, पर ऑथर का मेन फोकस है अरेस्ट होकर पॉपुलराइजेशन करना है। तो दैट इज वाई हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2। ओके, तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस कितने डिफरेंट थे प्रीवियस क्वेश्चन से। इन क्वेश्चंस में जो हमने किया है, इन क्वेश्चंस में हमने एसेंस ढूंढा है, मेन आइडिया को पकड़ा है, सब पॉइंट्स पे फोकस नहीं किया। ऑप्शंस भी स्पेशली लास्ट 2 क्वेश्चन में छोटे छोटे थे। अगर सपोज इस पैसेज का अगर कोई हेडिंग या टाइटल होता, तो वो हेडिंग या टाइटल क्या होता है, इट्स लाइक दैट। हमें मेन आइडिया ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, वर्बल रीजनिंग सेक्शन हम करते जा रहे हैं। अब हम प्रैक्टिस काफ़ी करेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो पूछने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और आप मुझसे उस क्वेश्चन का डाउट पूछना चाहते हो, तो हाउ टू रीच आउट टू मी, हाउ डू यू आस्क मी दोज डाउट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वी विल फोकस। सो यूज माई कोड गाइज, रितु MBA, subscribe to the platform, get the plus subscription, download the Unacademy app, and be a part of this great movement, and you can definitely crack your management exams with this. Okay, until I see you next time, uh, please keep preparing, please keep watching the videos, and keep learning. Okay, and take care of yourselves. Thank you.